क्या हाल है भाइयों। ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? जो हमारे मर्द कम्युनिटी के बीच में एक भाईचारा हुआ करता था, उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देख रहे हो कि सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती जा रही हैं। चाहे वो लॉज हों, चाहे वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मर्द दूसरे मर्द का सपोर्ट करे। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा साथ का बराबर का कोई भी दिखे, वहाँ पे मौका मिल रहा है तुम्हें तो हेल्प करो, ज़रूर करो। क्योंकि आज की डेट में एक आदमी का दूसरे आदमी को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आज की डेट में एक आदमी के सपोर्ट में कोई भी नहीं आता, वहाँ पे तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसके सपोर्ट में उसके पास जा सको। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे 2 दिन से इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे किट यूनिवर्सिटी के लिए, जो नेपाल में जो अभी केस हुआ है 20 साल की लड़की के साथ, किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसने के बाद जो उसने कदम उठाया, जिस तरह से उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश की गई थी और इतना ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा था उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा, जिसकी वजह से उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। और इंस्टेड ऑफ उसको जस्टिस देने के, कॉलेज वाले कर रहे हैं कि आप जाओ, अपने देश जाओ। 500 बच्चों को उन्होंने भर के वापस भेज दिया और उनके पास कुछ भी नहीं है। रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही खड़े हैं, कुछ नहीं है उनके पास। नहीं नहीं, कोई बोलो नहीं, देखो इसका सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। और सबसे ज़्यादा शर्म खाने वाली बात, कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं उनके साथ जिसकी कोई हद नहीं है। टीचर्स उनसे कह रहे हैं कि आपको हम पाल रहे हैं, आपकी जितनी पूरे देश की जीडीपी है उतना खर्चा तो हम कॉलेज वाले उठा रहे हैं। 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। और इसमें गौर करने वाली बात पता है क्या है? ये शब्द टीचर्स के हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके शब्द है ये। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि वो एक एजुकेशनल सेक्टर है और ये सब चीज़ें एक एजुकेशनल सेक्टर में हुई और एजुकेशनल सेक्टर में काम करने वाले टीचर्स बच्चों से ये कह रहे हैं कि आपको हम पाल रहे हैं, आपके पूरे देश की जितनी जीडीपी है उतना खर्चा तो हम कॉलेज वाले उठा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर मुझे कोई भी आवाज़ उठाता हुआ नहीं दिख रहा ठीक तरीके से, क्योंकि अभी भी हमारी मीडिया आधे से ज़्यादा समय रैना और रणवीर वाले केस को कवर अप करने में लगी हुई है। लेकिन जो सीरियस मुद्दे देश में चल रहे हैं उसके ऊपर किसी की आवाज़ नहीं उठ रही। मैंने फेमिनिस्टों के भी बहुत सारे पेजेस देखे, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। किसी भी पेज में, जहाँ तक जितने पेजेस मैं जानता हूँ, उनमें से किसी भी पेज में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं दिखी जो ये केसेस हुए हैं अभी रिसेंटली, जो ये 20 साल की नेपाली लड़की के साथ हुआ और अभी एक 4 साल की लड़की के साथ आर हुआ था। ब्रूटली उसको मार दिया गया आर करने के बाद। कोई भी इस बारे में पोस्ट नहीं दिखी। इनके पेजेस में अभी तक वही चल रहा है, पेट्रियार्की, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पेट्रियार्की, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जेंडर इक्वालिटी, बस फालतू की चीज़ें। लेकिन कोई भी मुद्दे की बात किसी भी पेज में नहीं दिखी, कोई भी आवाज़ उठाना नहीं दिखा। अभी भी रियल मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए हमारे जैसे लोग ही दिख रहे हैं केवल, जिनको देश के भविष्य से मतलब है कि देश में चल क्या रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्रिमिनल्स को सज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब मेरा यहाँ पर सवाल यूनिवर्सिटी वालों से है, जितनी भी एजुकेशनल सेक्टर्स हैं हमारे देश के, उन सभी यूनिवर्सिटी वालों से है कि क्या एजुकेशनल सेक्टर्स में ये चीज़ पढ़ाना ज़रूरी नहीं है कि किस तरह के रिलेशनशिप से बचना चाहिए और किस तरह के रिलेशनशिप्स में एंटर करना चाहिए और किस पर्टिकुलर एज में एंटर करना चाहिए? क्योंकि डेटिंग लाइफ की भी एक एज होती है। वो 20 साल की लड़की थी जिसने ऐसा कदम उठाया। अब जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जिस रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, जिस भी लड़के के साथ, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उसका नेचर किस तरह का है। और सबसे पहली चीज़, अगर आप 18, 20, 21 साल के हो ना, तो आपको एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एज आपकी है नहीं रिलेशनशिप में एंटर करने की, डेटिंग लाइफ में एंटर करने की। क्योंकि 20, 21, 22 साल की एज में ना दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं होता है जितना आप लोग सोच रहे होते हो। दूसरी चीज़, जो रिलेशनशिप्स में ऐसी वीडियोस और फोटोज़ की डिमांड करते हैं ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के दोनों इस चीज़ को डिनाई किया करो कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। क्योंकि आप एक तरीके से अगर उस चीज़ को शेयर कर देते हो ना सामने वाले को, तो आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो एक तरीके से कि अब वो बाद में आपको उस चीज़ के बेसिस पर ब्लैकमेल कर सकता है। और ब्लैकमेल करना अगर वो चालू करेगा तो चांसेस है कि आपके साथ भी इसी तरीके का कोई केस होगा। इसीलिए अगर इस तरह के केसेस बन रहे हैं, अगर सामने वाला आपसे डिमांड कर रहा है ऐसी सब चीज़ों का, ऐसी वीडियोज़ और फोटोज़ का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वहाँ पर आप उस रिलेशनशिप को स्टॉप दो। वहाँ पर उसको बोलो कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। लड़का मांगे तो लड़की मना करे, लड़की मांगे तो लड़का मना करे। ये सेल्फ सिक्योरिटी आपको अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की अथॉरिटी सामने वाले को दे रहे हो, क्योंकि एट दी एंड आप दूसरे देश में जा रहे हो पढ़ने के लिए, ना कि ये सब चीज़ें करने के लिए। और फिर जब इन सब चीज़ों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस खड़े होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो हर्ट होता है वो पेरेंट्स को होता है। सबसे ज़्यादा जो बैकलैशेस झेलने पड़ते हैं वो पेरेंट्स को झेलने पड़ते हैं। अब जो ये 20 साल की प्रकृति ने स्टेप उठाया, ये स्टेप उठाने के बाद क्या लगता है कि किसको सबसे ज़्यादा बैकलैशेस झेलने पड़ेंगे?
वो सिर्फ 20 साल की थी। सोचो उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। आपका एक गलत कदम आपके पेरेंट्स को पूरी लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे सकता है और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, जो लड़का था अद्विक, उसकी तरफ से जो कॉल रिकॉर्डिंग्स निकल कर आई थी भाई, वो इतनी ज़्यादा घटिया तरीके से वो उससे बात करता था। मेरे मुंह मतलब मादर से मत बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। साफ साफ पता चल रहा है कि वो उसके साथ क्या करने का ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पर ना टीनेज बच्चे जो होते हैं, टीनेज गर्ल्स जो होती हैं, उनको ये चीज़ समझनी होती है कि आपको जब पता है कि आपकी एज उतनी नहीं है कि आप अगर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए तो आप उसको हैंडल कर सकोगे, तो सबसे पहले गलती है आपकी कि आपको वो चीज़ भेजनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं ना जो इस तरह के लड़कों के साथ फंस चुकी हैं या फिर फंस जाती हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कि अब करें तो करें क्या, उनसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। अपने पेरेंट्स को बताओ सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ। और अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर, किसी दूसरी सिटी में जाकर पढ़ाई कर रहे हो, तो जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर जिस भी टीचर के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो कि ये आपकी हेल्प करेगा, उनको इन्फॉर्म करो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं धोखे से इस चीज़ में फंस गई हूँ, अब ये मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे आप इस चीज़ के लिए हेल्प आउट करो कि मैं यहाँ पर अब इस सिचुएशन में फंस गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्प हो और मुझसे गलती हुई है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सबसे पहले अगर आप अपने पेरेंट्स को और उस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टीचर को अगर आप इन्फॉर्म कर दोगे, जिस भी टीचर के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ट्रस्ट हो, सच बता रहा हूँ मैं, आप ऐसे केसेस होने से बच जाओगे। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है ये चीज़ कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप बताने से अगर डर रहे हो, तो आप यकीन मानो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपको डरना नहीं है, आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को और कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, जो भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ के टीचर जिसके ऊपर भी आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, वहाँ पर उनको इन्फॉर्म करो। क्योंकि देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, किसी भी एज में गलतियाँ हो सकती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी भी एज में गलतियाँ हो सकती हैं। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में बचने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है, सबसे पहले आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और सबसे पहले जाकर खुद सरेंडर करो अपने पेरेंट्स के आगे और ऐसी अथॉरिटीज़ के आगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाके खुद ये चीज़ बताओ और सारे एविडेंसेस दिखा कर बताओ, क्योंकि आपके सबसे पहले गलती एक्सेप्ट करके इस चीज़ को कंप्लेन कर देने से, सरेंडर कर देने से आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस सिटी में गए हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप बाहर पढ़ने गए हो अपने पेरेंट्स को छोड़कर, वहाँ पर आप जिस लोगों के साथ रह रहे हो, उनके साथ आपको रहते हुए कुछ महीने ही हुए हैं या फिर प्रोबेबली कुछ साल ही हुए होंगे। तो आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते, खासकर आज की डेट में जहाँ पर हमारे लॉज इतने ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि कोलकाता में भी जो केस हुआ था ना, उस पर भी जस्टिस नहीं मिला, उसमें भी प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला। इसीलिए ना हमें इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हम किसी पे कि हम उनको अपनी प्राइवेट इमेजेस और वीडियोस शेयर करने लग जाएं जस्ट बिकॉज कि वो हमसे प्यार करता है या फिर हम उसके प्यार करते हैं या फिर रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी प्राइवेट वीडियोस और इमेजेस शेयर करो। जो कोई भी बंदा इस चीज़ की डिमांड करता है ना, आप समझ जाओ सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये। और प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं लड़कों से भी ये चीज़ बोल रहा हूँ और लड़कियों से भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए पहला मैसेज मैं लड़कियों को देना चाहूँगा कि कोई लड़का अगर इस चीज़ की डिमांड करता है और आपको इस चीज़ के लिए फोर्स करता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि तू नहीं देगी तो मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप वहीं पर स्टॉप लगा दो रिलेशनशिप में और सबसे पहले जाकर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो कि मैंने इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में आई थी और अब मुझसे ये गलत चीज़ों की डिमांड कर रहा है, तो मुझे इस चीज़ से बचना है। और एक्सेप्ट करो कि आज के बाद ऐसी गलतियां नहीं करूंगी, बगैर जाने बूझे कि सामने वाला इंसान कैसा है उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी। रिलेशनशिप कोई खिलवाड़ नहीं होता कि किसी के साथ भी आ गए, अट्रैक्टिव दिखता है तो आ गए, अच्छा दिखता है तो आ गए, पैसा ज़्यादा है तो आ गए। ऐसे नहीं चलते रिलेशनशिप्स का मतलब बहुत गहरा होता है, डीप होता है। रिलेशनशिप का हिंदी अनुवाद अगर आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा बंधन। बंधन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे को जो कॉन्सिक्वेंसेज अगर झेल रहे हैं, कुछ लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है, तो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना। बीइंग सपोर्टिव, बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट टुवार्ड्स ईच अदर इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन सेक्सुअल बेसिस, कीप दिस इन माइंड। अब दूसरा मैसेज मैं खासकर उन पेरेंट्स को देना चाहता हूँ जिनकी बेटियाँ हैं, जो बाहर पढ़ने के लिए अपनी बेटियों को भेजते हैं। देखो, सबसे पहले ना आपको अपनी बच्चों के साथ कंफर्टेबल होना है, फ्रेंडली नेचर बनाना है, ताकि वो आपसे हर चीज़ें शेयर कर सके। अगर आप बात बात पे उसको डांटते आए हो हमेशा से, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे झूठ ही बोलेगा, क्योंकि वो आपसे डरने लग जाता है। उनको लगता है कि पता चले मैं कुछ बोलूँ और फिर मुझे डांट पड़ जाए। इस वजह से ना वैसा माहौल बन जाता है कि बच्चे चाह कर भी आपके सामने सच नहीं बोल पाते।
कि आप रिएक्ट कैसे करोगे। इस वजह से सबसे पहले तो आपको फ्रेंडली नेचर बनाना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ अगर गलत भी चल रहा है ना, तो गलत स्टेप उठाने से पहले आपको आकर वो चीज़ बता सके, आपके सामने सरेंडर कर सके। क्योंकि बच्चों के साथ केवल थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर बना लेने से ना बहुत सारी ज़िंदगियाँ बच सकती है, बहुत सारे ऐसे केसेस होना बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इकलौता यही सॉल्यूशन है, लेकिन शुरुआत इस सॉल्यूशन से हो सकती है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अगर एक फ्रेंडली नेचर हो कि वो अपनी लाइफ में चल रहे कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, वो अपने पेरेंट्स से शेयर कर सके। अगर उनको अपने पेरेंट्स पे इतना ट्रस्ट होगा ना कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प करेंगे, ना कि बल्कि उल्टा मेरे ऊपर थप्पड़ जड़ देंगे कि ये तूने क्या किया, मेरी नाक कटवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे नहीं। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स होने के नाते इस चीज़ पे गुस्सा आती है कि ये क्या किया तूने, लेकिन वहाँ पे ये भी समझना पड़ता है कि एज अ पेरेंट सबसे पहला उनका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को ऐसी गलत सिचुएशन से निकालने के लिए उनको हेल्प आउट करें, और उनको डांटने या फिर कुछ उनको ब्लेम करने की बजाय उनको बिठाकर ये चीज़ समझाएं कि किस तरह के रिलेशनशिप से बचना चाहिए और किस तरह के रिलेशनशिप्स में एंटर करना चाहिए और किस बेसिस पे करना चाहिए, एक रिलेशनशिप की बुनियाद कैसी होनी चाहिए। ये चीज़ें सिखाने की बच्चों को ना पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एजुकेशनल सेक्टर्स की भी। तो एजुकेशनल सेक्टर्स जितने भी हैं हमारे देश में, उनसे भी मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा ज़रूर से ज़रूर कि प्लीज़ अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इन सब चीज़ों की नॉलेज देना शुरू करो, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि उनको किन तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, गुड्स क्या होते हैं रिलेशनशिप्स के, बैड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता होती है। इसलिए इनका नॉलेज मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी दबा देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उनकी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करना सॉल्यूशन होता है, उनको सही आंसर के साथ। दूसरी चीज़, जो लोग बोल रहे हैं कि उसको जस्टिस मिल गया जस्ट बिकॉज कि वो लड़का अरेस्ट हो चुका है, क्योंकि कॉलेज वालों ने जैसे ही उन 500 बच्चों को भगाया था तुरंत उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि अब वापस आ जाओ, जस्ट बिकॉज कि वो लड़का अरेस्ट हो चुका है। केवल अरेस्ट हो जाने से उस 20 साल की नादान लड़की को जस्टिस नहीं मिल सकता। उसको जस्टिस तब मिलेगा जब हर एजुकेशनल सेक्टर में एक कमेटी हो, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बना हो। जो बच्चे इन सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, उनको वो पॉजिटिवली सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो। साथ में उसको जस्टिस तब मिलेगा जब कॉलेज के जो टीचर्स इस तरह से बिहेव कर रहे थे, उसको जस्टिस दिलाने की बजाय, उसको सपोर्ट करने की बजाय, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जस्ट बिकॉज कि वो नेपाल से है, उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसे टीचर्स की सस्पेंशन हम डिमांड करते हैं। ऐसे टीचर्स नहीं होने चाहिए कॉलेज में जो कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन करते हो कि आप नेपाल से हो, हम तो आप जितनी पूरी जीडीपी आपके नेपाल की, हम उतना खर्चा उठा रहे हैं आपका। ऐसे टीचर्स नहीं चाहिए एजुकेशनल सेक्टर्स में, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन टीचर्स को भी सस्पेंड किया जाए और उस लड़के अद्विक के ऊपर, जिसने 20 साल की प्रकृति को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि उसने ऐसा गलत कदम उठाया, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। यही हम लोगों की डिमांड है, तभी उस लड़की को जस्टिस मिलेगा। और बस एंड में मैं सभी अपने बहन और भाइयों से ये चीज़ बोलूँगा कि कोई भी अगर आपका पार्टनर इस तरह की डिमांड करता है तो सबसे पहले आप उसको डिनायल करो, और अगर फिर भी वो उसको फोर्स करता है आपको, अगर वो कीप गोइंग रखता है कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, आपको बार बार उस चीज़ के लिए फोर्स करता है, तो आप सबसे पहले रिलेशनशिप वहाँ पर स्टॉप लगाओ वहाँ पर, और सबसे पहले जाकर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो कि ऐसी ऐसी चीज़ है। अपने पेरेंट्स के आगे प्लीज़ सरेंडर करो, क्योंकि आपके सरेंडर करने से ना, जिस तरह पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर पाएंगे उस तरह पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप से सच बोलता है ना, उसको दुनिया में कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और जो बच्चा अपने माँ बाप से झूठ बोल दे उसको दुनिया में बचा भी कोई नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप से इन सब चीज़ों के बारे में सच्चाई बोलना चालू करो। और पेरेंट्स से भी मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर बनाओ, ताकि वो आपसे कोई चीज़ छुपा ना सके, आपको वो फ्रेंड की तरह सब चीज़ें शेयर करें। और इसलिए शेयर करें कि अगर वो फंस गए हैं तो आप उनकी हेल्प करोगे, उनको बैठाकर समझाओगे कि ये चीज़ गलत है, इस तरह के रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहिए, इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में नहीं एंटर करवाना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और ज़्यादा अपने कंटेंट को इंप्रूव करूँगा। बस आप वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर तुम चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि आप बिलीव भी नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। जो भी टेक्निकल इशूज़ चल रहे थे वो पूरी तरीके से सॉल्ट आउट हो चुके हैं। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।